हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। प्रीवियस लेक्चर में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट और दो सब हमने किया था। होप सबको याद है कि फॉर्मेट कैसा है। हाँ, कितने टाइप के घर होते हैं, कौन से होते हैं? एलओपी मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी, वीएलओपी मतलब वेकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी, डीएलओपी मतलब डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी और एसओपी मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सबसे पहला अपने को क्या फाइंड करना होता है? GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कैसे फाइंड करते हैं? फेयर वैल्यू, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन व्हिचएवर इज हायर, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन व्हिचएवर इज हायर, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन व्हिचएवर इज हायर, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर। अब उस लोअर वैल्यू को हम लोग कहते हैं RLV, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। उसे कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, उसे कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, तो मिल जाएगा GAV और GAV विल बी ऑलवेज हायर हायर हायर। खाली वेकेंट है तो लोअर या तो एक्चुअल रेंट। ऐसा हमने पीछे लेक्चर में किया था। चलिए देखते हैं टेक्स्ट बुक पेज नंबर 116, न्यू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 116। मैं जो टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूं वो है TY BCom का टेक्स्ट बुक, ठीक है। SY BAF का टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन आपको सम्स मिलेंगे सेम। पेज नंबर डिफर कर सकता है बट सम डिफर नहीं करेगा। TY BCom टेक्स्ट बुक पेज नंबर 116, सम नंबर 11 है टेक्स्ट बुक में। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। A has a residential property, details for which are given below। कल ऐसा ही सेम सब हमने किया है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है 1 लाख, रेंट रिसीवेबल पर मंथ दिया है 10,000, फॉलोइंग एक्सपेंसेस म्युनिसिपल टैक्स 10,000, कलेक्शन चार्जेस 8,000, इंश्योरेंस 10,000, हाउस रिमेन वेकेंट फॉर 1 month ड्यूरिंग द ईयर, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। हाउस रिमेन वेकेंट फॉर 1 महीने के लिए प्रॉपर्टी। सेम सम है, कल जो अपन ने किया था सेम सम लग रहा है मेरे को, ठीक है, वही सम भी लग रहा है। चलो जाने दो, कोई नहीं। सबसे पहले अपन JV कैलकुलेट करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी है? VLOV। सर कैसे मालूम पड़ा? प्रॉपर्टी वेकेंट था और रेंट है मतलब भाड़े पे दिया है, बराबर है। तो फेयर रेंट कहीं पे क्वेश्चन पे दिख रहा है क्या? नहीं है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, कितना दिया? 1 लाख। इन दोनों को कंपेयर करके क्या लिखने का है? हायर। तो इन दोनों का हायर क्या है? 1 लाख। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। दिया है क्वेश्चन में, कहीं पे भी स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, डैश। कंपेयर करेंगे व्हिचएवर इज लोअर, क्या आ जाएगा? 1 लाख। अब इसे कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। तो रेंट रिसीवेबल पर मंथ कितना है? पर मंथ 10,000 है, लेकिन हमको जो रेंट मिलेगा वो 12 महीने के लिए मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी 1 महीने के लिए वेकेंट है, तो अपने को सिर्फ 11 महीने का रेंट मिलेगा। 10 × 11 1,10,000। वेकेंट लेटर प्रॉपर्टी में हायर लोअर लोअर लिखते हैं, तो इन दोनों में लोअर वैल्यू क्या है? 1 लाख। बट 1 लाख तो लिख नहीं सकते हम, कल 1,15,000 था, फर्क इधर था। तो इधर 1 लाख और 1,10,000 में लोअर तो 1 लाख है सर। तो मैंने क्या बताया था? या तो लोअर एक्चुअल रेंट होना चाहिए या तो फिर GAV एक्चुअल रेंट ही आएगा। इस केस में RLV लोअर है, लेकिन RLV आप GAV में लिख नहीं सकते। कल ही मैंने बता दिया था GAV हमेशा क्या आता है? एक्चुअल रेंट। समझ में आया फर्क क्या है? तो यहाँ पे GAV क्या आ जाएगा? एक्चुअल रेंट। लोअर वैल्यू 1 लाख है, बट वो लिख सकते क्या आप? नहीं। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो यहाँ पे आपका GAV आ गया। फॉर्मेट पे आ जाते हैं। नेम ऑफ द ओनर, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। GAV कितना आएगा? 1,10,000। कोई म्युनिसिपल टैक्स पेड है? हाँ सर पेड है। किसने पे किया है? A ने। तो माइनस करूंगा 10,000, 1 लाख आ जाएगा। NA भी मिला तो गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30,000। कोई इंटरेस्ट है क्या? तो सारे एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं, डैश 70,000 तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेम सम कल था, लेकिन कल के समय म्युनिसिपल वैल्यूएशन था 1,15,000 और आज म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 1 लाख। तो 1,15,000 और 1,10,000 में लोअर वैल्यू 1,10,000 आपने वही लिख दिया था। इस केस में 1 लाख और 1,10,000 में 1 लाख है तो वो आना चाहिए, बट वो नहीं आया। क्यों?
या तो लोअर या तो एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट कब लिखते हैं वो अभी समझ में आया। लोअर कब लिखते हैं भाई, इन दोनों में यही लोअर रहने वाला है, बट इधर ये लोअर था, बट आरएलवी लिख नहीं सकते, इसलिए एक्चुअल रेंट ही आपका जीएवी है। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए फर्स्ट सम कंप्लीट, सेकंड सम पे जाते। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 पे, 116 पे, ये सम नंबर 12। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। सबसे पहले जीएवी का कैलकुलेशन करेंगे। फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यूएशन, तो क्वेश्चन पढ़ते। फेयर एंड दिया है, हाँ सर दिया है 60,000। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, ये तो रेंट रिसीवेबल है। एक्चुअली रेंट रिसीव फॉर 10 months ओनली ड्यू टू वैकेंसी पीरियड फॉर 2 months, मतलब ये प्रॉपर्टी वीएलओपी है। समझ में आ गया। चलिए म्युनिसिपल टैक्स पेड इंक्लूडिंग अरियर ऑफ द अर्लियर। म्युनिसिपल टैक्स इधर आता है क्या, नहीं। इंटरेस्ट ऑन है, इंटरेस्ट है, कलेक्शन, अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, अरियर, एक्सपेंडिचर, ग्राउंड रेंट, नहीं भाई म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं दिया है, तो विच एवर इज हाइयर। स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, विच एवर इज लोअर। एक्चुअल रेंट कितना है भाई, एक्चुअल रेंट फॉर 10 months कितना, ऊपर भी दिया था रेंट 7,500 पर मंथ, 10 महीने के हिसाब से 75,000 ही आने वाला है। उसने कैलकुलेट किया, नहीं करता तो हम भी कैलकुलेट कर, विच एवर इज लोअर। 60 आएगा क्या, नहीं 75,000। समझ में आया। ये स्टेटमेंट पे आते हैं, तो जीएवी 75,000 माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड। देखो म्युनिसिपल टैक्स पेड इंक्लूडिंग अरियर ऑफ अर्लियर, कभी कभी अरियर है, पे किया है, वो सब माइनस होगा। पेएबल है तो माइनस नहीं होगा, पेड ही होना चाहिए, पेएबल नहीं होना चाहिए। म्युनिसिपल टैक्स पेड होना चाहिए, पेएबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स पेड है, कितना पेड है, तो माइनस करूंगा 14,400, माइनस करेंगे तो एनएवी मिल जाएगा। एनएवी का स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 1180। देखो कैलकुलेट करके 60,600 का 30% 11,800 आना चाहिए शायद, 18, हाँ मतलब इधर एक 8 कम है ना, 18,180, 18,180, तो इधर 18,180 आएगा, 8 कम है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ रहेगा, 18,180। ठीक है। हाँ इंटरेस्ट, देखो यहां पे इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन बोरोवल पेड ड्यूरिंग द ईयर 23,000, इंटरेस्ट ऑन बोरोवल पेड प्रायर टू 1st April 2018 20,000। इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, प्रायर टू 1st April 2018 कितना है, और कोई इंटरेस्ट है क्या, तो टोटल इंटरेस्ट कितना 43,000, नहीं, टोटल इंटरेस्ट सिर्फ 23,000। सर नहीं समझा क्या बोल रहे आप, जो पॉइंट बोल रहा हूं नोट डाउन करके रखना इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्रीवियस ईयर है, आपका जो प्रीवियस ईयर है 2023-24 है, बराबर है। इसके 5 साल के अंदर, कितने, 5 साल के अंदर, 5 साल यानी कि 2022-23, 2021 22, 2020 21, 1 2 3 4, 20 बराबर, कितने साल हो गए। मैंने प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर नहीं बोला, मैंने 5 साल बोला, आपके प्रीवियस ईयर से 5 साल बोला, बराबर है। अगर आपने लोन अभी रिसेंटली 5 साल पहले ही लिया है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा, अगर आपने लोन रिसेंट लोन लिया है विद इन 5 years, आपके प्रीवियस ईयर के 5 साल के अंदर ही आपने लोन लिया है, अगर आपने लिया है तो आपको प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट बेनिफिट। अभी ये क्या होता है, जब मैंने 5 साल पहले ही लोन लिया है तो वो लोन मैंने घर बनाने के लिए लिया रहेगा, या घर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, या तो रिपेयरिंग के लिए, किसी चीज के लिए लिया रहेगा, बराबर है। तो नॉर्मली अगर घर बनाने के लिए लिया है तो मेरा घर बना है नहीं बना है पता नहीं, बट लोन है तो ब्याज तो भर ही रहे हो तुम। अगर आपने आज लोन लिया, आपका घर आज के आज बनेगा क्या,
सर कम से कम 2 साल 3 साल, किसी को तो 4 साल भी लग जाए, किसी को 5 साल भी लगता है, तब तक मैं उस घर में रह रहा हूं क्या? रह रहा हूं क्या? नहीं। फिर भी ईएमआई तो भर ही रहा हूं, लोन का ईएमआई तो भर ही रहा हूं, साथ में इंटरेस्ट भी भर रहा हूं। तो गवर्नमेंट कहता है कि आपको हम इंटरेस्ट का डिडक्शन तो देते ही है, प्लस प्री एक्विजिशन मतलब पहले रहने से पहले अगर आप इंटरेस्ट भर रहे हो तो हम उसका भी बेनिफिट आपको देंगे, लेकिन वो लोन 5 साल के अंदर होना चाहिए। अगर 5 साल के अंदर नहीं है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए यहां पे एक लाइन दिया है, इंटरेस्ट ऑन बोरोवर पेड प्रायर टू 1 अप्रैल। मतलब ये जो इंटरेस्ट है ये क्या मेरे 5 साल के अंदर आता है क्या? उसके पहले का इंटरेस्ट है, तो क्या उसका बेनिफिट मेरे को इधर मिलेगा? समझा क्यों नहीं लिखा? अगर वो विद इन 5 years होता तो हमको इस इंटरेस्ट का भी बेनिफिट इधर मिलता, तब हम 43,000 लिखते या जो भी अमाउंट लिखना होता, क्योंकि ये एक पॉइंट है जो हाउस प्रॉपर्टी में न्यू आपको आपके इसमें दिखेगा। अभी इस सब में नहीं दिख रहा है, आगे दिखेगा। खाली ये 5 years बेनिफिट वाला, 5 year मतलब 5 साल का जो इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट इस सब में नहीं लिया है मैंने। क्यों नहीं लिया है समझा नहीं है? क्योंकि आपने जो लोन लिया है वो 5 साल के पहले लिया हुआ है, इसलिए उस इंटरेस्ट का बेनिफिट यहां पे नहीं है। एनी डाउट? पक्का समझा? पक्का समझा? 100%? चलिए, और कुछ है क्या? नहीं। माइनस कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। डन। इंटरेस्ट माइनस किया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। डन। सम कंप्लीट नहीं हुआ है, सम कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां तक क्लियर? नॉर्मली सम कंप्लीट हो जाता है, बट इधर कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है? क्वेश्चन में 2 नए पॉइंट दिख रहे हैं। अनरियलाइज रेंट क्लेम एज ए डिडक्शन अर्लियर ईयर बट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। कितना? 11,000। ये तो इनकम है। किस चीज का? रेंट, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई पुराना रेंट बाकी था जो मिला नहीं था, जिसका डिडक्शन सब दे चुका था, अब मुझे मिल रहा है, तो ये तो मेरा इनकम है, और ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है। रेंट इनकम है, कोई दूसरा इनकम होता तो मैं इग्नोर कर देता। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ये रेंट भी हाउस प्रॉपर्टी पे ही मिलता है, तो इसका मतलब वो इनकम को यहां पे दिखाना पड़ेगा मुझे, हाँ या नहीं? अगर ये कोई दूसरा होता, कुछ और चीज का इनकम होता, तो इस स्टेटमेंट में आता क्या? नहीं। वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या सैलरी या जो भी उसको मिला रहता हम उसमें दिखाते। अभी के लिए ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, समझाइए। सिमिलरली अर्लियर ऑफ रेंट फॉर अर्लियर ईयर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। कितना? कोई अनरियलाइज रेंट भी इस साल मिला, कोई अरियर बाकी था वो भी मेरे को इस साल मिला, इस साल टोटल और कितना इनकम हुआ? ये तो हो रहा था, और भी 19,000 का इनकम हुआ। एक्सपेंडिचर लेते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनकम ही लेते हैं। समझ में आया? तो इसके अंदर ऐड किया अनरियलाइज रेंट, ऐड किया अरियर ऑफ रेंट। ठीक है, गवर्नमेंट बोला गवर्नमेंट ये लो मेरे को और नया इनकम हुआ, वेरी गुड, आपको फिर डिडक्शन दूंगा मैं। यहां पे दे रहा था अंडर सेक्शन 24। अगर कोई अनरियलाइज रेंट या अरियर ऑफ रेंट आएगा तो फिर से डिडक्शन, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 25 हो जाएगा। 24 के बाद क्या आता है? 25। यहां पे डिडक्शन मिलेगा। टोटल कितना इनकम आया? 19 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 25A कितना? 30%। फिर से स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 30%। तो यहां पे 30% किसका कैलकुलेट होगा? कैलकुलेट करो। 5,700। तो 19,000 में 5,700 माइनस कर दो। 19,000 में 5,700 माइनस 13,300 प्लस पहले का इनकम कितना? 19,420। तो टोटल इनकम कितना? 32,720। खाली एक करेक्शन यहां पे करना है आपको, 18,180। प्रिंटिंग मिस्टेक था वो, समझा? अभी सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी एक ही पॉइंट बच गया है, वो ये अनरियलाइज रेंट भी आ गया। पॉइंट टू रिमेंबर, ओनली 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहला पॉइंट जो था वो था सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट 30,000 और 2 लाख। सेकेंड पॉइंट जो है वो है अनरियलाइज रेंट।
डिडक्शन अंडर सेक्शन 25A। और तीसरा पॉइंट जो हाउस प्रॉपर्टी में याद करना है वो है प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट बेनिफिट। ये तीन चीज, टॉपिक खत्म। डन है ये सम? पक्का समझा? 100%? ऐसा कोई कुछ नया है या कुछ अलग हो रहा है? कल ही सेम चीज किया हमने। डन है? चलिए फिर बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट सम की तरफ। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 117 सम नंबर 13। M has a residential property, the details of which are given below। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, रेंट, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, म्युनिसिपल टैक्स दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन परचेस फॉर द हाउस, ये सारी चीजें दी गई। ठीक है, सबसे पहला मैं जीएवी कैलकुलेट करूंगा, बट उसके पहले प्रॉपर्टी कौन सा है जरा देखो। द प्रॉपर्टी वाज वेकेड बाय द टेनेंट लास्ट डे ऑफ अक्टूबर 23। इट कुड बी देन लेट आउट ओनली फ्रॉम 1 Jan 24। मतलब वेकेंट था, अक्टूबर के लास्ट में खाली हो गया, नवंबर खाली था, दिसंबर खाली था, और 1 Jan से भाड़े पे 2 महीना प्रॉपर्टी वेकेंट था, इसलिए प्रॉपर्टी का नाम VLOP पड़ गया। समझा ये? पक्का? फेयर रेंट म्युनिसिपल विच एवर इज हायर, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, कंपेयर विद एक्चुअल रेंट जीएवी मिल जाएगा। बराबर? चलिए, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है, फेयर रेंट पर मंथ दिया हुआ है। पर मंथ मतलब कितने मंथ्स के लिए लेंगे? 10 नहीं, एक्चुअल रेंट 10 महीने के लिए, बट गवर्नमेंट का वैल्यू तो पूरे साल का ही होगा ना। गवर्नमेंट थोड़ी बोलेगा 2 महीना वैकेंट है तो मैं तेरे लिए 10 महीने का कैलकुलेट करूं, ऐसा बोलेगा क्या वो? गवर्नमेंट बोलेगा पूरे साल का वैल्यूएशन करता हूं मैं, तेरे को रेंट 10 महीने का मिल रहा है, मेरे को उससे कोई लेन देन नहीं है। जब जीएवी कैलकुलेट करता है तेरे को पॉइंट देता हूं कंसीडर करने के लिए। तो जब मैं फेयर रेंट कैलकुलेट करूंगा तो 10 महीने के लिए करूंगा कि साल भर के लिए करूंगा? साल भर के लिए। तो 15,000 इंटू 12 करो, 1,80,000 बराबर है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1 लाख विच एवर इज 1,80,000। कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट पर मंथ कितना है? 9,000 इंटू 12 करोगे 1,15,200 विच एवर इज लोअर। तो ये मुझे मिल गया RLV, रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। अब मुझे रेंट कितना मिल रहा है? रेंट रिसीवेबल कितना है? पर मंथ 10,000। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान देना। मेरा रेंट था पर मंथ 10,000 रुपए, मैंने जैन से उसको भाड़े पे जब दिया तो रेंट कितना मिलने लग गया? 14,000। देखो क्लियर बोला है, रेंट फॉर मार्च 2022 कुड नॉट बी रियलाइज। मार्च 22, ठीक है, बुक में चेक कर लेना 22 है क्या। द कंडीशन अंडर द रेलिवेंट इनकम टैक्स इज गिवन टू यू। ठीक है, 22 नहीं रहेगा ये, यहाँ पे 20 नहीं 22 नहीं रहेगा, 24 ही रहेगा। हाँ 24 ही रहेगा, मेरे को जहां तक क्लिक हो रहा है। जैन फेब 2 महीने का मिलेगा, मार्च का रेंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये 2024 चल रहा है ना। 2024 ही रहेगा, करेक्शन रहेगा बुक में, 2024 ही रहेगा वो। ठीक है, यहां तक चलिए स्टार्ट कर दे। तो मुझे पहले रेंट कितना मिल रहा था? कभी खाली हुआ था? अक्टूबर, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने का रेंट मिला? 8 महीने, बराबर है। तो 10,000 8 महीना की 7 महीना आ रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ्स आ रहा है ना। तो 10,000 इंटू 7 कितना हो गया? 70,000। फिर 14,000 रुपया रेंट मिलेगा, कितने मंथ्स के लिए मिलेगा? 3 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैंने 3 महीने भाड़े पे दिया है, खाली उसने बोला है कि मार्च का रेंट मिला नहीं है, बट भाड़े पे तो दिया है ना, भाड़े पे दिया है, लेकिन रेंट मिला है क्या? रेंट कितने मंथ्स के लिए मिला है? सिर्फ 2 मंथ्स के लिए। बट अगर देखने जाओ, गवर्नमेंट बोलेगा तुमको रेंट मिला नहीं, मिलेगा तो तुम वैल्यूएशन कर सकते हो, बट हम यहाँ पे क्या दिखाते हैं? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो जितने मंथ्स का रिसीव हुआ है, कैलकुलेशन सिर्फ उतने मंथ्स का दिखाएंगे। 14,000 इंटू कितना दिखाओगे? 2 मंथ्स के लिए। इधर 3 मंथ्स दिखा है, बाद में हम लोग माइनस करने वाले उसको। तो 14,000 इंटू 2 कितना आता है? 28,000। इसके हिसाब से 42,000 बिकॉज 3 मंथ्स का कैलकुलेशन है। समझ में आया क्या? अब जो बचा 1 महीने का, उसे हम लोग कहते हैं अनरियलाइज रेंट। और अनरियलाइज रेंट जो है वो अपन बाद में डिडक्शन दिखाते हैं ना। अरे समझा? इधर क्लियर वही है, रेंट फॉर मार्च 24 कुड नॉट बी रियलाइज, द कंडीशन अंडर द रेलिवेंट इनकम टैक्स रूल वेयर सेटिस्फाइड। इसका मतलब यह है कि आपको ये जो रियलाइज नहीं हुआ है उसको कंसीडर करो, बिकॉज इनकम टैक्स ने उसे
लेने के लिए बोल दिया गया है। इसलिए यहाँ पे तो 14,000 इंटू 3 किया। वो क्यों किया? जो एक अनरियलाइज रेंट एक मंथ का वो अपन कभी दिखाने वाले हैं बाद में। तो गवर्नमेंट तो ये बोल रहा है आज नहीं तो कल तुमको रेंट मिलेगा ही ना। प्रॉपर्टी वेकेंट तो नहीं था ना? था क्या वेकेंट? नहीं। तुमको जैन में भी तुम्हारा प्रॉपर्टी भाड़े पे था, फेब में भी भाड़े पे था, मार्च में भी भाड़े पे। भाड़ा मिला नहीं है, भाड़ा मिला नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी भाड़े पे तो है ना। हम यहां पे कौन सा चीज नहीं लिखते? वेकेंट जितना मंथ है उतना रेंट नहीं लिखते। तो वेकेंट मेरा प्रॉपर्टी कितने मंथ्स के लिए नहीं था? सिर्फ 2 मंथ। मतलब अपना कैलकुलेशन कितने मंथ्स के लिए आना चाहिए? 10 मंथ्स। बैठा दिमाग में क्या बोल रहा हूं? प्रॉपर्टी अप्रैल से लेके अक्टूबर तक भाड़े पे था, 7 महीना। नवंबर दिसंबर भाड़े पे नहीं था, 2 महीना वेकेंट था। तो रेंट मिला क्या? नहीं। जनवरी पे, फरवरी में, मार्च में भाड़े पे था, अरे भाड़ा नहीं मिला। प्रॉपर्टी वेकेंट था क्या? तो गवर्नमेंट कहता है अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी वेकेंट होता तो मैं रेंट कितना लेने बोलता तुमको? कितना लेने बोलता? 2। लेकिन क्या तुम्हारा प्रॉपर्टी वेकेंट था? जैन फेब मार्च में वेकेंट था? नहीं, भाड़े पे था। तो आज नहीं तो कल तो भाड़ा मिलेगा। तो अभी पिछले सम में देखो अनरियलाइज रेंट जिसके पर टैक्स ऑलरेडी चार्ज किया था। तो ये वही चीज है कि ये जो अनरियलाइज रेंट जो आपको मिला नहीं लेकिन इसके पर हम लोग टैक्स ऑलरेडी चार्ज कर चुके, तो जब मिलेगा तब हमको डिडक्शन मिलेगा। तो ये हम लोग यहाँ पे कितने मंथ्स का कैलकुलेशन दिखाएंगे? 3 मंथ्स के लिए। अभी समझा? 2 और 3 का कंसेप्ट क्लियर हो गया? 2 क्यों नहीं और 3 क्यों? बैठा दिमाग में? 2 कब लेते? अगर वो प्रॉपर्टी मार्च का वेकेंट होता। तो पहले 2 महीने के लिए वेकेंट था, अभी 1 महीने के, तो 3 महीना वेकेंट है। तो हमारा जो कैलकुलेशन होता वो 9 मंथ्स के लिए आता। इस केस में वेकेंट सिर्फ 2 महीने के लिए, तो रेंट 10 महीने के लिए आएगा। समझा ये? यस। 70 प्लस 42 1,12,000। 1,12,000 ना? मेरे को लग रहा है 1,12,000 ही आएगा। 1,12,000 उसमें से अब 14,000 माइनस करो। 1,12,000 में से 14,000 माइनस करो, 98,000 है। कैलकुलेशन 1,12,000 इनको ऐड करोगे तो 1,12,000। अभी देखो मैं बता रहा हूं वो सुन लो ध्यान से। विच एवर इज लोअर, तो क्या आएगा? 1,12,000। समझ में आया? 1,12,000 मेरा जीएवी है, अंडरस्टूड। बट इस जीएवी में क्या मुझे लास्ट मंथ का रेंट मिला क्या? कितना रेंट नहीं मिला? 14,000। इधर मैंने इनकम तो दिखाया लेकिन क्या वो मुझे इनकम मिला? नहीं। तो 1,12,000 में माइनस कितना? 14,000। तो मेरा जीएवी कितना हो जाएगा? आप इधर 98 नहीं दिखाओगे, आप इधर कितना दिखाओगे? 1,12,000। ये करेक्शन है, ये मेरे को मालूम है। तो यहां पे आप 1,12,000 विच एवर इज लोअर में क्या आएगा? 1,12,000। तो जीएवी कितना दिखाओगे? 1,12,000। उसमें से जो रेंट नहीं मिला है वो इनकम ही नहीं है। जब वो इनकम ही नहीं है तो माइनस कर दोगे तो आपका इनकम कितना हो जाएगा? 90। समझा क्या? यस। क्या कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज हो गए तो बोल दो कंफ्यूज है। अगर समझ गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। प्राची पक्का? पक्का? जब किस में? इधर आपको लिखना है 1,12,000। ठीक है? कंपेयर करोगे 1,12,000 आएगा। बट जब मैं सॉल्यूशन का इधर आ जाऊंगा यहां पे जीवी 1,12,000 नहीं लिखे, कितना लिखूंगा? 98,000। क्यों? क्योंकि 1,12,000 मेरा इनकम नहीं है। मुझे रेंट जो मिला है वो 1,12,000 नहीं मिला है, मुझे रेंट सिर्फ 98,000 ही मिला है। 70,000 इसका और 2 महीने का रेंट मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। तो 2 महीने का ही रेंट मिला, 1 महीने का तो मिलने का बाकी। बट कैलकुलेशन के लिए तो पूरे साल का ही लेगा ना वो गवर्नमेंट कैलकुलेशन। समझ में आया? तो 1,12,000, 1,15,000 विच एवर इज लोअर 1,12,000। बट 1,12,000 जीवी बन नहीं सकता है बिकॉज 1 महीने का रेंट बाकी है, माइनस करके जीवी लिख दिया। डन? पक्का? इसमें माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड। तो बोला है म्युनिसिपल टैक्स पेड 20% ऑफ एंड म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 1,00,000 का 20% कितना? 20,000। 98 में से 20 जाएगा 68, 78 का कितना परसेंट? 30%। निकालो कितना आ रहा है? 23,400। इंटरेस्ट है क्या? चेक कर लेते हैं। कहां है भाई? इंटरेस्ट ऑन लोन परचेज ऑफ दिस हाउस कितना? और कोई इंटरेस्ट नहीं। 20,000। 78 में दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे,
माइनस 34,000 डन। इधर अनरियलाइज रेंट ऐड होगा क्या? मिला ही नहीं है तो ऐड होगा क्या? जब जिस साल मिलेगा उस साल हम उसको ऐड करेंगे, उस साल उसको 25A का डिडक्शन देंगे। समझा अभी? हाँ, डन विथ योर सम। क्लियर है? पक्का ना? लास्ट सम फॉर द डे, जरा ध्यान देना। मिस्टर रमन ओज 2 हाउसेस, 2 घर है इसके पास, कंस्ट्रक्टेड इन मार्च 2012। 2012 में इसका कंस्ट्रक्शन है। क्या ये मेरे 5 प्रीवियस ईयर में आ रहा है क्या? नहीं। One whose municipal valuation is 250 is occupied by him for his own residence। मतलब ये जिसका भी म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है वो प्रॉपर्टी एसओपी है। अरे यस, आगे, एंड द अदर हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 270 इज लेट आउट फॉर 27,500 पर मंथ रेंट। मतलब ये प्रॉपर्टी कौन सा है? लेट आउट। तो 2 प्रॉपर्टी है और इधर पर्टिकुलर्स में लिख के भी दिया है एसओपी एंड एलओपी। अगर इधर प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 लिख के देता तो आप म्युनिसिपल वैल्यू चेक करते, जिसका 2.5 लाख होता उसको आप क्या बना देते? एसओपी, और जिसका 270 होता उसे क्या बना देते? एलओपी। क्वेश्चन में दिया रहता है ऐसा। समझ में आया? क्लियर है? डन। तो अपने पास 2 है, तो एसओपी का जीएवी नील और एलओपी का जीएवी हम फाइंड करेंगे। क्या मेरा प्रॉपर्टी वेकेंट है? कुछ बोला है क्या? नहीं। एसओपी का जीएवी नील है तो कैलकुलेशन दिखाया नहीं, सीधा एलओपी पे जाता हूं। फेयर रेंट दिया है क्या? फेयर रेंट, फेयर म्युनिसिपल टैक्स, लैंड रेवेन्यू, इंटरेस्ट, नहीं भाई। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है 2,70,000, विच एवर इज हायर 2,70,000। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, विच एवर इज लोअर 2,70,000। एक्चुअल रेंट रिसीव कितना? 27,500 पर मंथ, तो इंटू 12। कोई वेकेंट बोला है क्या उसने? नहीं। मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? विच एवर इज हायर। प्रॉपर्टी वेकेंट है क्या? तो विच एवर इज हायर, तो हायर में क्या आएगा? 3 लाख बराबर। अब यहां पे मैंने दोनों बना दिया, एसओपी और एलओपी बराबर है। एसओपी का जीएवी और एलओपी का जीएवी समझ में आ गया क्या? 3,30,000 बराबर। म्युनिसिपल टैक्स पेड है क्या? है, तो इधर 30,000 इधर 35,000 बराबर। इसको नहीं मिलता है, एसओपी को कुछ भी डिडक्शन नहीं मिला, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है। एसओपी में ओनली इंटरेस्ट, बाकी सबको डिडक्शन मिलेगा। तो म्युनिसिपल टैक्स इसको डिडक्शन नहीं, बट इसने भरा है 35,000, तो यहाँ पे 35,000। 3,30,000 में से 35 माइनस करोगे 2,95,000। एनए भी मिल गया, इसका 30% कैलकुलेट करो 88,500। अरे बराबर। उसके अलावा इंटरेस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस 35,000 एंड बराबर है। इसको इंटरेस्ट कितना है? 35। इसका इंटरेस्ट कितना है? 42,500। तो इधर 30,000 क्यों लिख दिया है? वो माइनस में यहां पे एक डेट है जिसमें आपको एक करेक्शन करने का है। मैंने आपको एसओपी में 2 इंटरेस्ट का डेट दिया है। अगर आपने लोन 31 मार्च 99 के पहले लिया है तो मैक्सिमम 30,000 और उसके बाद लिया तो मैक्सिमम 2 लाख। यहां पे जो डेट दिया है ना, इसमें करेक्शन है, ये लिया गया है उसके पहले का। क्वेश्चन में चेंजेस नहीं है, इसलिए टेक्स्ट बुक में उन्होंने सिर्फ आंसर लिख दिया है, कुछ बोला नहीं है। बट एक्चुअल में अगर ये 2012 है तो पूरा 35,000 का डिडक्शन, अगर ये 99 के पहले का है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना आएगा? 30,000। समझा मैंने क्या बोला? ये करेक्शन है बुक के अंदर, और बुक में ऐसे छोटे मोटे करेक्शन है ही है टैक्स के बुक के अंदर, बट लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आ गया तो आपके लिए ही बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि आपने ये डेट को देख के सॉल्व किया तो आप 35 लेके सॉल्व करोगे, आप क्लेम कर सकते हो चीज के ऊपर। अब सॉल्यूशन बुक में 30,000 दिया है तो पीपीटी जिसने बनाया उसने भी वैसे ही करके रखा है, तो मैंने उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये लोन 99 के बाद का है तो एसओपी में इंटरेस्ट कितना है? 35, बट इधर कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। अगर यही लोन 99 के बाद का होता, जैसे 2012 का लोन लिया है तो अपने को पूरा 35,000 का, पूरा 35,000 अप टू 2 लाख है ना डिडक्शन, तो पूरा 35,000 का डिडक्शन मिल जाता। समझा क्या?
ठीक है, यहाँ पे तो 42,500 जैसा है वैसे ही, उसके अलावा फायर नहीं, रेंट नहीं, कुछ नहीं, बाकी किसी के ऊपर कोई डिडक्शन नहीं है। माइनस करेंगे तो इधर नेगेटिव आएगा और इधर माइनस करो कितना आ रहा है 164। 164 एलओपी का इनकम है, बट एसओपी में लॉस कितना है, 30,000 तो मेरा टोटल इनकम कितना हुआ 164 में से 30 माइनस कर देंगे 134,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आया? अब ये ऐसा प्रेजेंट किया, आप और एक कॉलम बना के टोटल करके भी दिखा सकते हो, इन दोनों को ऐड करके टोटल इधर दिखाए तो भी, या आपको ऐसा प्रेजेंट करना है तो ऐसा प्रेजेंट करो। क्लियर है? डन विद द सम। समझा? मैंने पहले बताया हाउस प्रॉपर्टी सिंपल है, एक ही फॉर्मेट है, इसी के अंदर खाली फिल इन द ब्लैंक करते जाना आपको। पक्का? तो फिर आज के लिए इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।